हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे हैं आज दसवीं गणित मैथ की। हम दसवीं की गणित की बात कर रहे हैं 10वीं क्लास के लिए। और आज अपन बात करने वाले हैं 30 या 40 बीट तक छोटे क्वेश्चन होंगे। क्या बात करेंगे अपन, एक एक नंबर वाले और सूत्रों की बात करेंगे। आपको ये पेपर में 35 नंबर दिलाने में उपयुक्त होंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन, ठीक है, बड़े क्वेश्चन है ना कि 35 नंबर तो दिलाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपको क्या देंगे, भागीदारी इनके 100% रहने वाली है। चलो आज अपन बात करते हैं एक नंबर प्रश्नावली से। प्रश्नावली नंबर 1, ठीक है, जिसमें अपन बात करें पॉइंट नंबर 1 में एक नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो क्या कहोगे कि अचर की अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय में संख्या, ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ दें, परिमेय संख्या जोड़ दें। परिमेय संख्या जोड़े तो हमारे पास प्राप्त होने वाली संख्या वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बात करें जैसे अपरिमेय संख्या हमने ले ली √2 और इसमें हमने एक परिमेय संख्या जोड़ दी 2, तो हमारे पास ये बन जाएगी क्या, 2 प्लस रूट में 2, और ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। फिर अपन बात करें इसी प्रकार से 2 नंबर पॉइंट में अपन ऐसे कहें कि अपरिमेय संख्या को गुणा करें अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या से अपन क्या करें, गुणा करें। प्राप्त होने वाली संख्या क्या रहने वाली है, तो हमारे पास देखो √2 अपरिमेय संख्या, इसको गुणा करें √3 से, तो ये प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास क्या रहेगी, √6 रहेगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। अपरिमेय संख्या रहेगी। बात करें पॉइंट नंबर 3 में, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को में संख्या, ठीक है, और इसमें घटाते क्या, परिमेय संख्या। प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास साथियों क्या रहने वाली है, तो प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास रहने वाली है वो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या याद रखना, तीनों प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ दे तो अपरिमेय होगी, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर दे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या को परिमेय समय है ना, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा दे या जोड़ दे तो हमारे साथ तो ये संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक नोट में और याद रखना कि पाई हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी बात ये और याद रखना कि ऐसे आ जाए 0.25, यानी कि 0 के बाद हमारे पास एक संख्या जाने के बाद पॉइंट फिक्स हो जाते हैं, यानी कि शांत से बात करें, दशमलव प्रसारण बात करें, शांत दशमलव पदार्थ या अपन कह सकते हैं प्रसार है कि शांत दशमलव प्रसार है, ये हमारे पास क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है, ऐसी याद रखना। जैसे अपन बात करें 0.333 ऐसे अपने चलता जाए और अपने इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के बाहर लिख दें तो ये भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या में शामिल होता है, ये भी ध्यान रखना। एक नंबर में हमारे पास 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये याद रखना कि 0.2345 डेज मिल जाए तो ये चीज हमारे पास ध्यान होनी चाहिए। इस प्रकार की जो संख्या होगी वो हमारे पास क्या है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय देखो दशमलव प्रसार है, लेकिन इसमें क्या पॉइंट के बाद संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है, ऐसे आगे चलती जाएगी, तो ये हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यहाँ से हमारा 2022 और 23 में प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न हमारा पूछा गया है। चलो अब आगे अपन बात करते हैं इसके सूत्रों की। आगे अपन बात करते हैं सूत्रों की, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र कौन सा रहने वाला है, तो अपन यहाँ से बात करें सूत्र की, तो सूत्र हमारे पास पहला
कि यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा पहली प्रश्नावली के लिए कि पहली संख्या 1% पक्का पूछे जाने वाला है। दूसरी संख्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो हमारे पास बराबर किसके बराबर होते हैं या इसके बराबर क्या आने वाला है। तो आप कह सकते हो कि एलसीएम क्या लिखोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ से 3% 4% पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा पहली संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टे में दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। दूसरा प्रश्न हमारे पास पूछा जा सकता है दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुणा में पहली संख्या। फिर ऐसे पूछ ले आपको कि एचसीएफ ज्ञात करे। याद रखना एचसीएफ पर हमारे प्रश्न पहले भी 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। तो क्या करेंगे, एचसीएफ पर बात करें तो हमारे पास आ जाएगी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। पॉइंट नंबर अपन 3 की बात करें तो आप कहोगे एलसीएम बराबर पहली संख्या, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, बट्टे में हमारे पास क्या आने वाला है साथियों कि एचसीएफ। ये हमारे 4 सूत्र है। फिर आप बात करोगे तो याद रखना एक प्रमेय याद और रखना, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार अपन ये कह सकते हैं हमारे जो अभाज्य संख्या है ना, जो हमें भाज्य संख्या हमारे पास, इस भाज्य संख्या को अपन क्या कर सकते हैं, अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसको है ना, कि वह भाज्य संख्या जिसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, उससे क्या कहते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। याद रखना किसके गुणनखंड के रूप में, अभाज्य। ठीक है, और इनके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके रूप में हम इसे लिख सकते हैं। वो हमारी क्या होगी, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय होगी। फिर याद रखना एक गुणनखंड से संबंधित एक नंबर का प्रश्न आएगा। जैसे अपन बात करें 196, ठीक है, 196 का गुणनखंड पूछे तो अपन क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 2 का। तो भाग हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ पर देखें तो भाग जाने वाला है 8। ठीक है, 8 9 बार भाग जाएगा अपना, और ये हमारे पास है 16, तो ये हो जाएगा 8। फिर अपन भाग की बात करें तो ये भाग जाएगा हमारा 2 बार, तो ये भाग जाएगा 4 बार, और ये जाएगा 9 बार 49। फिर 7 में भाग देंगे 7 बार, 7 का 7 में जाएगा 1 बार। तो इसका गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा 3 प्रकार के। कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3 प्रकार के। पहला तो अपन कहते हैं गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। दूसरा प्रश्न हमारा इसका क्या पूछा जा सकता है कि गुणनखंड की घातों का योग, कि गुणनखंड है ना जो प्राप्त हुए, गुणनखंड की घातों का योग। ठीक है, गुणनखंड की घातों का योग। इसके गुणनखंड हमारे पास देखो 2 2 7 7 है। इनकी घात के सबकी एक है ना। इन घातों का योग करेंगे तो इसकी घात 1 और इसकी घात 2, इसकी घात 3 और इसकी घात 4 जोड़ देंगे तो ये घातों का योग कितना आ जाएगा, 4। और एक ऐसे भी कहेगा कि गुणनखंड को घातों के रूप में व्यक्त करे, कि किसके रूप में, घातों के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, घातों के रूप में व्यक्त करो या लिखो। तो अपन यहाँ पर क्या लिखने वाले, 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रश्न अपने 1-1 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाला है सबसे ज्यादा, पहला ही प्रश्न पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर याद रखना अपरिमेय संख्या, 2 नंबर के लिए प्रश्न याद रखना कि जैसे अपन के √5 की अपरिमेय संख्या सिद्ध करो,
√3 की सिद्ध करो, और एक आप याद रखना 3 प्लस √5 के अपरिमेय संख्या को सिद्ध करके बताना है। चलो ये हमारे पास थे हम 1 नंबर प्रश्नावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन प्रश्नावली नंबर 2, और इसमें भी अपन छोटे क्वेश्चन की बात करें तो पहले ही आपको प्रश्न पूछा जा सकता है बहुपद के बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप आप कह सकते हो, जो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c हमारे पास होता है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट बात है, तो इसमें अपन क्या करें गुणनखंड के और शून्यकों में संबंध की बात करें तो 1 नंबर पॉइंट आपको पूछा जा सकता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक है उनको जोड़ा जाता है, अल्फा और क्या बीटा को, तो ये आता है -b/a। ये आपको एबीसीडी में एक बार पूछा गया है। फिर इसका दूसरा पॉइंट अपन बात करें तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है छोटे क्वेश्चनों के लिए। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करें तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि रैखिक के बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, या शून्यकों की संख्या की रैखिक ठीक है बहुपद में शून्यकों की संख्या तो याद रखना रैखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे अपन आगे बात करें द्विघात बहुपद में, किसमें द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे, शून्यकों की संख्या पूछे तो साथियों ध्यान में रखना कितनी होती है 2। जैसे अपन इसका उदाहरण भी आप देख सकते हो, जैसे कि 2x² प्लस, ठीक है, 3x प्लस 4, ठीक है, 4 में शून्यकों की पूछ ले संख्या, शून्यकों की क्या पूछ ले संख्या, तो हमें देखना है सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी 2, तो हमारी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 2। ऐसा क्वेश्चन आपको एबीसीडी देखने के लिए मिल सकता है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप पूछोगे त्रिघात, किसकी बात करोगे, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हमारे पास क्या होने वाली है की संख्या, ये संख्या हमारे पास होने वाली है वो कितनी होगी 3 होगी। प्रश्न इसी प्रकार से पूछ लेगा 3x², ठीक है ना, प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेगा 3x3, ठीक है, 3x² प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में आप ज्ञात करना है क्या, बहुपद ज्ञात कीजिए, कि प्रश्न साफ आपको कहा जाएगा बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, एबीसीडी में आपको पूछा जा सकता है। तो बहुपद आपके पास जो प्राप्त होने वाला है वो क्या है कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला माइनस का चिन्ह, और यहाँ प्लस अल्फा इंटू क्या होगा बीटा। ये बहुपद याद रखना, एक चीज याद रखना, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, कि पहला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा शून्यकों का योग, कि शून्यकों का योग, ठीक है, और गुणनफल क्रम से दिया होगा, क्या दिया होगा वह गुणनफल, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है, कौन कौन से शून्यक, 2 शून्यक, जैसे अल्फा व बीटा दे दिया जाएगा। तो इसमें तो हमारे पास देखो योग की बात होगी ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मिलेगा, अल्फा इंटू गुणा में इंटू बीटा का मान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो हमें पहले ज्ञात करना पड़ता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और एक और ज्ञात करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा, फिर इसका मान अपन क्या करेंगे इस बहुपद में रखेंगे। ये 2 प्रकार के क्या पूछे जाते हैं, हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है शून्यक ज्ञात कीजिए,
क्या ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप बात करोगे तो याद रखना सबसे ज्यादा कि टी स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, और आप ऐसे भी कह सकते हो, एक बड़ा बहुपद भी ले सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का कितना 8, ठीक है। इसके भी शून्यांक ज्ञात करो। तो ये भी प्रश्न देख लेना, द्विघात सूत्र सीख करोगे, आगे अपन बात करेंगे द्विघात सूत्र की, उससे आपके लिए उपयोग रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी प्रश्नावली की। और याद रखना बड़े क्वेश्चन आपको भारतीय पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए गए पीडीएफ के रूप में, उनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, एक बार मिलाकर जरूर चलना। और छोटे क्वेश्चन जितने भी आपके आएंगे और सूत्र जितने भी आएंगे वो सब आपको बोर्ड पर अभी इसी क्लास के लाइव क्लास के माध्यम से बताए जा रहे हैं, तो एक बार जरूर देखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट तीसरी प्रश्नावली। याद रखना तीसरी प्रश्नावली हमारा 90% कोर्स है ना, कि 95% कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल पर गणित का हो चुका है, आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं तीसरी प्रश्नावली की। और तीसरी प्रश्नावली में अपन बात करें दो समीकरण होते हैं उनकी तुलना करके, तो 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कैसे, पहले अपन बात करें x1, देखो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण अपन बात करें a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0। इस प्रकार से दो रेखीय समीकरण देंगे और हमें क्या पूछेगा, इसमें कुछ संबंध पूछेगा। जैसे अपन बात करें पहली के शर्त की, तो शर्त होती है a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के। तो याद रखना कैसी रेखा होगी, ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी, ठीक है, रेखा होगी। दूसरी चीज याद रखना ये कैसे होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत होगी, संगत। और तीसरी चीज हमें याद रखनी है, इनके जो हल है वो क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, एक हल। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा की शर्त कौन सी है, तो ये होती है हमारी, ठीक है, दो रेखीय युग्म में जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो क्या होती है, संगत होती है। और आपको द्वितीय और हल की बात करें तो एक हल होता है। याद रखना हमें ऐसी शर्त पर दो समीकरण देके पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी शर्त लागू होती है। शर्त नंबर 2 की बात करें अपन, तो ये अपन कह सकते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 के, और बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के। तो याद रखना इस प्रकार से पहले दो बराबर है, दूसरे दो बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ पर करें तो समांतर, क्या लिखेंगे, समांतर, समांतर रेखा की बात करेंगे। समांतर रेखा होती है और कैसी होती है, असंगत होती है। कैसी होती है, असंगत होती है। और कैसी होगी, तो आप एक चीज और याद रखना यहाँ पर, जैसे कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। 3 नंबर क्वेश्चन इसका इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि a1 बट्टे में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2 के। याद रखना कैसी रेखा होती है, तो आपको संपाती रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। बात करो तो किसकी बात करने वाले हो साथियों, आप बात करने वाले हो संगत है। कैसे होंगे, संगत होंगे। और इसके हल की बात करें तो आप कहोगे अनेक हल होते हैं, अनेक हल, ठीक है, अनेक हल। फिर आप इसमें बात करो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो आपको याद रखना कम से कम एक क्वेश्चन विधि आनी चाहिए। 2 विधि है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि, तो एक विधि आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से आप हल जरूर करके देखना, 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और एक प्रश्न 1 नंबर का और आता है, जैसे अपन बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो छोटा सा क्वेश्चन बता सकते हैं आप। ऐसे प्रश्न दे दिया x प्लस 2 बराबर x प्लस वाई बराबर 5 है जिसमें ठीक है x का मान कितना दे दिया, x का मान 3 दे दिया, x का मान 3 है, तो
y का मान ज्ञात करो, है ना, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, x की जगह x प्लस y बराबर 5, ठीक है। x का मान इसकी जगह रख देंगे 3 प्लस y बराबर 5, तो क्या आ जाएगा y बराबर 5, प्लस के उस साइड जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस का, ये y का मान आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना, हमें इस प्रकार से प्रश्न मिल सकता है कि y बराबर mx प्लस 5, ठीक है। ये प्रश्न हम देखें तो इस प्रकार के हमें प्रश्न 3, कितने 3, ठीक है, जिसमें हमें क्या कह दे, x का मान कितना -2 और y का मान कितना 5, ठीक है, y का मान 5 और x का मान कितना -2। तो याद रखना m का मान ज्ञात करो, तो m का मान इस सवाल के लिए आपको कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, ठीक है। याद रखना साथियों, ये हमारे तीसरी प्रश्नावली थी जिसके 1 नंबर के क्वेश्चन है। फिर चलते हैं आगे, और आगे अपन देखने वाले चौथी प्रश्नावली के छोटे क्वेश्चन। आगे अपन बात करने वाले चौथी प्रश्नावली, और चौथी प्रश्नावली बात करें 1 नंबर की, तो पहले पूछा जाता है द्विघात का मानक रूप क्या पूछा जाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, मानक है रूप, और जो हमारे पास क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक रूप होता है। इसके बाद हमें पूछा जाता है श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र, याद रखना द्विघात सूत्र, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। याद रखना पूछा गया श्रीधराचार्य सूत्र लिखो, तो क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ठीक है, बट्टे में कितना होता है 2a होता है, श्रीधराचार्य सूत्र। उसके बाद हमें एक बार पूछा गया है कि d का मान विविक्त कर यानी d का मान जो क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। फिर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नोट की बात कर लेते हैं स्पेशल, जैसे हमें दे दिया जाए x माइनस a की होल स्क्वायर बराबर b, और पूछ ले मूल, क्या पूछ ले, मूल पूछ ले, और साथियों शून्यक पूछ ले तो भी सेम उत्तर होने वाला है। तो मूल पूछ ले तो आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक से सूत्र लिखने वाले हो, x बराबर, ठीक है, प्लस माइनस रूट में b, ठीक है, यहाँ माइनस क्या लिख दोगे, प्लस का a, डायरेक्ट उत्तर आएगा, ऐसे में आपको पूछा जाता है। फिर आप क्या करोगे, इसका एक दूसरा रूप भी पूछा जाता है कि x प्लस a की होल स्क्वायर बराबर b, और क्या पूछ ले, मूल पूछ ले, x का मान पूछ ले या शून्यक पूछ ले, तो आप डायरेक्ट लिखने वाले हो x बराबर प्लस माइनस रूट में b, है ना, b का मान यहाँ से लेंगे, a का मान यहाँ से लेंगे, ऐसा रूप आपको मिलने वाला है संख्या के रूप में। फिर अपन बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन शर्तों में, पहली शर्त, ठीक है, कि क्या हो कि b² माइनस 4ac का मान क्या है 0 बराबर आए, क्या है 0 के बराबर आए, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे, समान, या आप कह सकते हो बराबर। दूसरी शर्त आप कह सकते हो b² माइनस 4ac का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक संख्या आए, तो आप कह सकते हो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक व असमान, असमान। 3 नंबर प्रश्न आप देख सकते हो b² माइनस 4ac का मान क्या है 0 से छोटा, तो कह सकते हो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे काल्पनिक, काल्पनिक। एक आपको पूछ ले द्विघात समीकरण याद करे, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि द्विघात समीकरण याद करो, तो याद है ना, क्या पूछ ले, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण याद करना पूछ ले, तो याद रखना सेम कंडीशन हमारे पास x² प्लस माइनस, सॉरी क्या माइनस, क्या करोगे, दो हमारे पास x के मान आएंगे जिसे अपन मूल कहेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों का योग, ठीक है, कोष्टक में x प्लस दोनों मूलों का क्या लिख देंगे, गुणा, क्या कर देंगे,
गुणा कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखना द्विघात सूत्र से है ना, इससे हमारे पास क्या होता है कि एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का, ध्यान रखना। या ये प्रश्नावली छोटे क्वेश्चन तो जरूर बताए, लेकिन इस प्रश्नावली की जो पीडीएफ में आपको प्रश्न भेजे गए है भारतीय पाठशाला ग्रुप में, एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें से आपको एक प्रश्न 4 नंबर का मिलने वाला है। ये प्रश्नावली 4 नंबर की है, तो बड़ा प्रश्न आने की संभावना 100% है। पिछले सत्र भी आपका पूछा गया था। चलो नेक्स्ट की प्रश्नावली के अपन बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5वीं प्रश्नावली। प्रश्नावली 5 के छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा प्रथम पद। प्रथम पद एपी का प्रथम पद पहले अक्षर होता है, जिसे अपन ए कहते हैं, A1 कहते हैं और S1 कहते हैं। साथियों याद रखना, ठीक है। एपी का पहला, जैसे अपन ऐसे के एपी बनती कैसे, ऐसे बनती है एपी A1 A2 और A3 जैसे ऐसे चलती जाती है। जो पहला अक्षर होगा वही हमारा प्रथम पद होगा ए। फिर दूसरी बात आपको पूछा जाएगा सारो अंतर, कि एपी में सारो है अंतर, ठीक है। सारो अंतर डी का मान आप कहोगे A2 माइनस A1, एपी के दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। फिर आपको प्रश्न पूछा जाता है अन्वय पद ज्ञात करने का, कि कौन सा पद, अन्वय पद ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना। ये भी आप ध्यान रखना, अन्वय पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास। तो ये अन्वय पद का ज्ञात करने का सूत्र है, 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा, याद रखना 5वीं प्रश्नावली, ठीक है। तो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू में डी प्रथम पद, n पदों की संख्या, डी सारो अंतर, ए एन अंतिम पद या अन्वय पद होता है हमारा। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, n पदों का योग, ठीक है, अन्य पदों का योग, और इसका सूत्र हमारे पास साथियों क्या होने वाला है, आप लिखोगे एस एन का मतलब है n पदों का योग, एस का मतलब सम, n मतलब n पद होते हैं उसमें, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, n बट्टे में 2, ठीक, कोष्टक में a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। याद रखना इस सूत्र को जब भी प्रयोग करेंगे तब हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसमें 3 चीज होनी अनिवार्य है। कौन सा, n का मान और a का मान, d का मान, ठीक है। a और n d का मान होगा तो अपन इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इस योग का दूसरा फॉर्मूला भी बनता है हमारे पास, एस एन बराबर आप क्या लिखोगे, n बट्टे 2 कोष्टक में a प्लस l। याद रखना इस l को अपन क्या कह सकते हैं, ए एन भी कहते हैं, याद रखना अंतिम पद, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, ज्ञात होता है। यदि एपी में हमें प्रथम पद और अन्य पद दे रखा है, n का मान, a का मान और अंतिम पद दिया है, तो हम छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये प्रश्न काफी बार 1 नंबर में पूछा जाता है। फिर बात करें अपन समांतर माध्य या मध्य पद ज्ञात करना, तो याद रखना यहाँ पर कि मध्य पद ज्ञात करना, जैसे अपन बात करें कि मध्य पद ज्ञात करें, तो इसमें अपन प्रश्न लेके उदाहरण लेकर चले, तो आप कह सकते हो a x और b किस में, एपी में है, तो x का मान ज्ञात करो। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो x बराबर पहला पद है ना, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बट्टे में, तो आपके डायरेक्ट उत्तर आने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, कैसा, कि एपी में -15, ठीक है, ऐसे पूछ लिया, चलो, कि -15 ए बी और ये 3 है, तो a प्लस बी का मान बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था, याद रखना 2022-23 का प्रश्न ना थोड़ा टफ आया था ना, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसा है तो ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। एपी में सभी जो पद होते हैं उनके बीच का अंतर सेम होता है, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3 लेकर चलेंगे, और यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, a प्लस बी का मान निकालेंगे, जो हमारे पास कितने आने वाले हैं साथियों, जो हमारे पास आने वाला है वो 18 या 15 आने वाला है। क्या आने वाला है, 18 या अपन कह सकते हैं 15, अकॉर्डिंग कुछ भी आ जाएगा, इसमें मान रखे करेंगे, ठीक है।
फिर चलते हैं अपन आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऐसे याद रखना 20वां पद, ठीक है, 20वां पद, ठीक है, 20वां पद है तो इसे ए 20 लिख सकते हैं, ठीक है। ए 20 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, याद रखना ए का ए प्लस 20 में से कम करेंगे 19 डी, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। जैसे पूछ ले 40वां पद, तो आप क्या करोगे, 40वां पद को अपन लिख सकते हैं ए 40, और इस ए 40 को लिखना आना चाहिए डायरेक्ट कैसे, ए का ए प्लस, ठीक है, ए का ए लिखेंगे प्लस 40 में से कम करेंगे 39 डी, इस प्रकार से आपको ध्यान में देना है। फिर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन और है जो आपको आगे साफ करके बताएंगे अपन। आगे बात करें तो 3 चीज याद रखना 5 प्रश्नावली के लिए, ठीक है। देखो संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है और इसके बाद एक शब्द मिल जाए वहां पद, याद रखना बड़े प्रश्नों में आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये 2 नंबर और 3 नंबरों में, ठीक है। फिर आपको मिल जाए यहाँ पर पद, और इस पद के बाद मिल जाए संख्या, क्या मिल जाए, संख्या, और फिर आपको मिल जाए संख्या, और इस संख्या के शब्द के बाद आपको क्या मिल जाए, पदों का योग, पदों का योग, ठीक है। तीनों शर्त याद रखना 2 नंबर वाले प्रश्नों और 3 नंबर में इंपॉर्टेंट रहेगी। पदों का योग, इससे पहले कोई संख्या मिल जाए 20 25 30 कोई, तो याद रखना ये संख्या है वो आपका किसका मान होने वाला है, अंक का मान होने वाला है, ठीक है। पद मिल जाए और इस पद के जस्ट बाद में आपको क्या है, एक संख्या मिलेगी 78 75 76, तो ये याद रखना किसका मान होता है, एन का मान होता है साथियों। और याद रखना वहां पद है और इसके जस्ट पहले एक संख्या मिलेगी आपको 20वां पद 30वां पद, तो याद रखना ये किसका मान होगा, अन का मान होगा। बड़े वाले 3 2 और हमारे प्रश्न होते हैं ना 2 और 3 नंबरों के, उनमें सहायक सिद्ध होने वाले हैं 5 ही प्रश्न आ रहे। बाद बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 6, और प्रश्नावली नंबर 6 में अपन एक सीधी सी बात करें तो एक बार प्रश्न पूछा गया था, एरिया त्रिभुज एबीसी, एबीसी, ठीक है। फिर एरिया अपन कर दे त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल इनकी 2 भुजाओं के क्या भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की जो भी भुजा हमें दी जाएगी उन भुजाओं का क्या होगा, वर्ग के बराबर होता है। 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, याद रखना। दूसरी बात अपन बात करें इसमें तो याद रखना कि समरूप के बारे में पूछा जाएगा, तो पूछेगा समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, समरूप आकृति, ठीक है। समरूप आकृति के बारे में पूछेगा तो आप कहोगे वह ऐसी आकृति जो क्या होती है, समान दिखाई देती है, समरूप होती है ना, ऐसी आकृति जो समान दिखाई देती है, समरूप होती है, समान, ठीक है, दिखाई देती है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर कि सभी वर्ग है ना, पॉइंट नंबर सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, आप कहोगे समरूप होते हैं, समरूप क्यों होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग में हमारी आकृति भी सेम दिखाई देती है। आकृति वर्गों में देखो, वर्गों में आकृति कैसी होती है, बड़ी हो सकती है लेकिन सेम दिखाई देती है, और प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर आपने 2 नंबर चीज पूछ जा सकते हैं, सभी वर्त, याद रखना सभी वर्त भी हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं साथियों, क्या होते हैं। 3 नंबर चीज हमें ये भी पूछा जा सकता है, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण आपको याद रखना है, 6.1 में आपको दिया गया है। फिर आप याद रखोगे इसमें नेक्स्ट बात कि समरूपता के नियम, कि समरूपता के नियम, ठीक है। समरूपता के नियम में अपन बात करने वाले हैं, तो याद रखना समरूपता का नियम जो हमारे पास आ रहा है या चर्चा में, तो वो कौन कौन से होते हैं। पहला एस नियम, याद रखना ऐसी 2 आकृति हैं कि ऐसी 2 आकृति त्रिभुज की हमारे पास यहाँ बात करें कि ऐसी 2 आकृति हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, वो हमारा क्या होता है, समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम हमारे पास बात करें एस, ठीक है,
कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, लेकिन उनके बीच बनने वाला कोण भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। फिर बात करते हैं 3 नंबर डबल ए कोण कोण नियम। याद रखना ऐसे दो आकृति जिनके सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, हमारे कौन से नियम होते हैं, कोण कोण नियम से समरूप होते हैं। ये भुजा कोण भुजा होता है। फिर 4 नंबर आपको याद रखना कोण कोण नियम, ठीक है। ऐसी दो आकृति जिनके दो संगत कोणों के मान बराबर हो, हमारा कोण कोण नियम से क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये प्रश्न आपको देखना है। एक इंपॉर्टेंट की श्रेणी में और आता है 1 नंबर के, जैसे हमें ऐसा प्रश्न दे दिया, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी और इसके मध्य एक रेखा दे दी आपको, ठीक है, ये हो हमारे पास डी और ये ए। तो यहां से हमें पूछ ले इसका मान देते 2, इसका मान देते 3 और इसका मान देते 4, इसका मान देते 1 और कहते कि मान ज्ञात करो। तो किसका, x का मान ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे कि एक प्रमेय लगाओगे ए डी, कि ए डी बट्टे में डी बी, क्या लगोगे, डी बी बराबर ए ई, क्या लिखोगे, ए ई बट्टे में ई सी, और इसमें मान रख के आप क्या कर लोगे, मान ज्ञात कर लोगे। जैसे अपन इसमें मान रखेंगे 2 बट्टे में कितना 3 और ये हो जाएगा 4 बट्टे में कितना x, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखो 2 को x से गुणा करेंगे 2x, ठीक है। 3 को 4 से गुणा करेंगे 4 3 12, 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, x बराबर आ जाएगा 12 बट्टे कितना 2 और उत्तर आ जाएगा हमारा 6। ऐसा सवाल 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इन पर याद रखना और याद, ये हमारे 1 नंबर के सवाल थे, बाकी आप पीडीएफ में देख लेना। नेक्स्ट बात करने वाले प्रश्नावली नंबर हमारी 7, ठीक है। उसके छोटे क्वेश्चन की बात करें तो याद रखना पहला क्वेश्चन हमारा आता है कोटि और भुज से, ठीक है। हमें यहाँ पर बिंदु दिया जाएगा, बिंदु दिया जाएगा जैसे x, y, ठीक है। x का मान होगा वो हमारा क्या होगा, भुज, क्या होगा, भुज, और y का मान होगा वो क्या होगा, कोटि, क्या होगा साथियों, कोटि। ध्यान रखना भुज और कोटि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर हमें पूछा जाएगा बिंदु दिया जाएगा x अक्ष से दूरी, ठीक है, किससे, x अक्ष से दूरी, ठीक है। सब देखना x अक्ष से दूरी दी जाती है तो हमें बिंदु दिया जाएगा इस प्रकार से x, y, ठीक है। x, y में हमें पूछेगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से बताया तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, y का निर्देशांक हो जाएगी। किसके निर्देशांक, y के निर्देशांक उत्तर हो जाएगा। फिर अपन बात करें यहाँ पर अगला प्रश्न x अक्ष से दूरी, किसे, x अक्ष से दूरी की बात करें तो याद रखना कि x, y बिंदु दिया जाएगा और x अक्ष से y अक्ष से दूरी की बात हो तो हमारा इसके विपरीत बिंदु हो जाएगा x का, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, x का बिंदु होगा या x निर्देशांक का जो मान होगा वही आपका उत्तर होने वाला है। किसका, x के निर्देशांक का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, उत्तर होने वाला है। फिर अपन बात करें x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, कि x अक्ष पर स्थित है बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। जो हमारे पास बिंदु क्या होने वाले हैं वो याद रखना x, 0 होने वाला है। फिर याद ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक में भुज क्या है या x अक्ष से दूरी क्या है। तो याद रखना x अक्ष से दूरी होती है वो 0 होती है, और हमारे पास जो कोटि या भुज होने वाला वो भी यहाँ पर क्या, कोटि होगी 0 होगी और भुज होगा वो क्या होगा, x का मान होगा। यहाँ पर अपन बात करें y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो याद रखना y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है वो क्या होता है, 0, y होता है। और ऐसा पूछा जा सकता है x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक में, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक में जो दूरी है वो क्या होगी, तो y अक्ष पर है तो हमारे पास यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। x अक्ष से y अक्ष वाले में 0 हो जाएगी हमारी, और x अक्ष वाले में इस बिंदु के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप देख लेना एक बार। फिर अपन बात करें दूरी सूत्र, क्या बात करें, दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है, याद रखना कि x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। फिर अपन बात करें मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र,
बिंदु सूत्र, तो ये भी आप याद रखना क्या होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2 होता है। फिर अपन बात करें यहाँ पर तो आप कह सकते हो एक चार्ट बना कर समझा देते हैं यहाँ पर कि ये हमारा क्या होता है वाई एक्स प्लस में, ये माइनस में वाई एक्स होता है, ये एक्स एक्स प्लस में होता है, ये एक्स एक्स क्या होता है माइनस में होता है। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा और ये क्या होता है हमारा चौथा। यहाँ पर जो बिंदु आएंगे एक्स और कोमा के रूप में तो याद रखना दोनों में बिंदु क्या आएंगे प्लस प्लस में आएंगे। यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बिंदु आएगा वो हमारे पास माइनस प्लस का आएगा और यहाँ पर दोनों बिंदु किसके आएंगे माइनस माइनस का आएंगे। यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस का आएगा। प्रश्न पूछा जाता है बिंदु बिंदु के 3,-4 किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में। तो याद रखना x का मान प्लस का, y का मान माइनस का और प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश है तो ये आप कर दोगे चतुर्थांश नंबर 4 में स्थित है। फिर आप याद रखना अनुपात सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र अनुपात सूत्र। तो हमारे पास अनुपात सूत्र क्या होता है, अनुपात सूत्र जिसे अपन कहते हैं विभाजन सूत्र भी। तो याद रखना यहाँ पर कि आप लिखोगे x1 m2 प्लस x2 m1 बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। फिर बात करें y1 m2 प्लस y2 m1 बट्टे में m1 प्लस m2, ये हमारे पास हो जाएगा अनुपात सूत्र। याद रखना 1 नंबर और आपके 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा, 3 नंबर के लिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपका 2 नंबर में और ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। एक बार नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं नवी प्रश्नावली से हमारा कोई प्रश्न नहीं आता, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न आता है वही आपका ग्राफ के टाइप पर आएगा जो प्रश्नावली में आपको देखना पड़ेगा चित्र के अनुसार, ठीक है। पर भाषा दी जाएगी उसी अकॉर्डिंग आपका प्रश्न आएगा। 8 में अपन कुछ प्रश्न पूरे डिटेल नहीं करेंगे सूत्रों के, 8 प्रश्नावली सूत्र आपको 8 प्रश्नावली करवाई गई है उसमें बताई गई है, इसलिए हमारे पास वहां से देख लेना इसकी क्वेश्चन। अपन बात करने वाले 10वीं प्रश्नावली और 10वीं प्रश्नावली वर्त। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 बात अपन पढ़ेंगे उन्हीं से, ठीक है। और एक याद रखना हमारी जो 6ठी प्रश्नावली है उसमें एक प्रश्न और याद रखना थैलेमस प्रमेय, ठीक है। थैलेमस प्रमेय किसे कहते हैं तो याद रखना कि ऐसे पाइथागोरस पर समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज जिसके 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। 2 भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, थैलेमस प्रमेय कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास जो प्रश्न है उसकी बात करें 10वीं प्रश्नावली। तो याद रखना वर्त में, याद रखना कुछ चीज अपन पढ़ने वाले। वर्त के अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती कि क्या लिखेंगे वर्त के अंदर, अंदर स्पर्श रेखा की बात करें, ठीक है। स्पर्श रेखा की बात करें तो याद रखना वर्त के स्पर्श अंदर स्पर्श रेखा क्या होती है 0 होती है, 0 होती है। फिर पॉइंट नंबर बात करें एक वर्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो याद रखना कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तो याद रखना कितनी हो सकती है 2 अधिकतम, ठीक है। फिर बात करें अपन कि बाह्य वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है तो वर्त पर, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है तो आप कहोगे 2, ठीक है। वर्त के एक बिंदु पर, वर्त के एक बिंदु, ठीक है ना, वर्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो वर्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं तो याद रखना एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन ऐसा पूछ ले कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो आप कह सकते हो अनंत,
क्या अनंत, क्योंकि वृत्त होता है बिंदुओं का समूह होता है, प्रत्येक बिंदु पर एक रेखा खींची जाती है, तो वृत्त में अनंत बिंदु होते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर आपको पूछे कि वृत्त के दो बिंदुओं पर, कि वृत्त के दो बिंदुओं पर ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली या प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो आप कह सकते हो साफ साफ प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? यहाँ पर आप कह सकते हो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा। ठीक है, हमारे पास प्रश्न पूछा जा सकता है वृत्त के एक बिंदु पर ठीक है स्पर्श करने वाली रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? स्पर्श रेखा होती है। और इस स्पर्श बिंदु को क्या कहते हैं? जो स्पर्श कर रहे हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? याद रखना, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, जहां पर स्पर्श हुए। ठीक है, फिर अपन बात करें यहाँ पर, तो याद रखना त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। ठीक है, त्रिज्या और हम कह सकते हैं वह त्रिज्या वह स्पर्श रेखा के मध्य कोण की बात करें तो याद रखना कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो याद रखना नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करें साथियों, तो आप कह सकते हो कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, फिर आप बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है उसे क्या कहते हैं? व्यास। कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे क्या 10वीं प्रश्न कुछ पॉइंट है। और एक याद रखना हमारे पास था गॉस प्रमेय। ठीक है, कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखना। चल नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करते हैं अपन 11वीं, वृत्त का क्षेत्रफल। याद रखना वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे क्वेश्चन होने चाहिए। सूत्र याद तो बड़े नंबर का 2 नंबर का प्रश्न भी आपका तैयार हो जाएगा, और सूत्र बेस पर ही हमारे सब प्रश्न पढ़ने वाले। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर त्रिज्या। क्या बात करते हैं साथियों? त्रिज्या की। ठीक है, त्रिज्या और जो कहते हैं आर, तो ये होता है व्यास बटे 2, याद रखना। फिर हमारे पास आता है वृत्त का क्षेत्रफल, कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान हम 2 ले सकते हैं 22/7, और दूसरा हो सकता है 3.1। ये भी याद रखना, पाई हमारे पास क्या होती है? अपरिमेय से क्या होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो वृत्त की परिधि, या आपको यहाँ पर याद रखना नाम लिख सकता है परिमाप। ठीक है, परिधि परिमाप दोनों का मतलब एक होता है 2 पाई आर। फिर बात करें अपन यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर अपन बात करें त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड, या आपको नाम मिल जाए लघु त्रिज्याखंड। तो याद रखना का क्षेत्रफल, तो इसके पास जो सूत्र होने वाला है वो सूत्र हमारे पास एक ही होने वाला है, कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। फिर हमारे पास नेक्स्ट बात करें तो आपको पूछा जा सकता है त्रिज्याखंड का
का क्षेत्रफल। जो हमारे पास क्या होने वाला है साथियों, वो हमारे पास होने वाला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 360 में से माइनस करें थीटा, बट्टे में कितना आएगा 360 डिग्री। फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो हमारे पास होने वाला लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो सूत्र प्राप्त होने वाला है वो सूत्र क्या है, आर स्क्वायर बट्टे में 2, और यहाँ पर आप लिख दोगे पाई थीटा बट्टे में 180 डिग्री माइनस क्या लिख दोगे, साइन थीटा, याद रखना। फिर आप बात करो तो यहाँ पर आप अगला प्रश्न लिख सकते हो, चाप की लंबाई। क्या लिख सकते हो, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई में अपन बात करें तो हमारे पास चाप की लंबाई में बात करें तो चाप की लंबाई में प्रश्न बनने वाला वो क्या है हमारे पास, वो होगा 2 पाई आर, ठीक है, थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक है। इसी को अपन दूसरे शब्दों में लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर थीटा बट्टे में 180 डिग्री, क्योंकि 2 के पहाड़े से 360 को काट देंगे, ठीक है ना, पाई होता है ये। फिर आपको एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सीधा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये सूत्र आपका होता है 1/2, याद रखना आर एल। एल होता है त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, एल क्या होता है, चाप की लंबाई। कह दिया जाए कि किसी त्रिज्या खंड में हमारे पास एक त्रिज्या है 12 और चाप की लंबाई कितनी है 24, तो आपको क्षेत्रफल बताना है तो आप क्षेत्रफल बता सकते हो। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एक मिनट की सुई है ना, वो एक मिनट में हमारे पास है कि एक मिनट की सुई है, वो एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पर। आगे अपन बात करते हैं 13वीं प्रश्नावली, ठीक है। 13वीं प्रश्नावली 12वीं प्रश्नावली के आपको सूत्र याद रखने हैं, ठीक है, वो भी अपन चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर 13वीं प्रश्नावली में हमारे पास बात करें माध्य, माध्य, ठीक है। माध्य में अपन समांतर माध्य का सूत्र पूछे, समांतर, ठीक है, समांतर माध्य। तो ये हमारे पास होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, देश देश करके अपन क्या करेंगे प्लस xn, बट्टे में अपन भाग दे देंगे n का, ठीक है। फिर अपन बात करें माध्य में 3 विधियां होती है, माध्य में 3 विधियां होती है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो इसमें हमारा सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ x बट्टे में सिग्मा एफ है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी दूसरी विधि कल्पित विधि, कल्पित विधि। और कल्पित विधि में अपन बात करें x बार की तो याद रखना हमारे पास क्या होगा a प्लस सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, ठीक है। और फिर हमारे 3 नंबर विधि की बात करें तो ये हमारे पास होती है कि पंग विचलन विधि, पंग विचलन, पंग विचलन विधि, ठीक है। पंग विचलन विधि की अपन बात करें तो ये x बार बराबर क्या हो जाएगा साथियों, हमारे पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू में h। यहाँ पर x नहीं होगा d होगा, d का मान आप कैसे निकालोगे तो आप निकाल सकते हो x माइनस ए करके। यू आई का मान या u का मान कैसे निकालोगे, x माइनस ए बटे में h, ठीक है। फिर बात करें हमारा वर्ग चिन्ह, क्या वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह की बात करें तो आप कहोगे उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बट्टे में कितना 2। फिर बात करें अपन बहुलक की, क्या बात करें बहुलक, बहुलक की बात करें तो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। बट्टे में हम क्या करें कि 2F1 माइनस F2 माइनस F1 इंटू में क्या लिख दोगे H। फिर बात करें माध्यक, माध्यक, ठीक है, माध्यक। इसमें एक छोटा प्रश्न होता है जिसमें सबसे अधिक बार संख्या आती है, वो हमारा क्या होता है, ये होता है बहुलक, है ना, सबसे बार बार आने वाली संख्या। माध्यक में बात करें तो ये सूत्र होता है L प्लस n बट्टे 2 माइनस एफ संचय बराबर था बट्टे में f इंटू में h, ठीक है। फिर अपन बात करें इसमें कि संबंध 3 माध्यक, माध्यक बराबर, ठीक है, बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है, ये संबंध होता है, याद रखना।
एक चीज और रखना, प्रायिकता में अपन बात कर ले। प्रायिकता का पहला प्रश्न होता है प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र। तो क्या लिखोगे, अनुकूल घटना या कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम या घटना बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, फिर बात करें यहां पर कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता। ठीक है, निश्चित घटना, घटना की प्रायिकता पूछे, क्या पूछे, प्रायिकता पूछे तो एक होती है। ठीक है, अनिश्चित घटना, ठीक है, घटना और इसकी क्या पूछे, प्रायिकता पूछे तो याद रखना 0 होती है। और प्रायिकता में जो पूछे कि घटना नहीं होने, क्या पूछे, P। ठीक है, P बार, P प्लस P बार E है ना, इसका योग 1 होता है। घटना होना, घटना नहीं होने का योग कितना होता है, 1। और इसका मान होता है ना, वो आपको याद रखना, याद रखना यहाँ पर जो मान होता है वो क्या होता है हमारा, कि 0 से बड़ा या 0 हो सकता है P का मान प्रायिकता होने का, और क्या होगा, 1 से छोटा या 1 हो सकता है। याद रखना, ये हमारे पास कहते हैं इसके आज के प्रश्न साथियों। याद रखना, आपको कम से कम ये प्रश्न 32 नंबर लाने में सहायता करेंगे। एक बार इस क्लास को जरूर देखना। आज के लिए बात करते हैं इतनी, फिर आगे लेके आएंगे इससे भी शानदार क्लास। तब तक के आप ऐसे बने रहे। धन्यवाद।